ये क्वेश्चन फ्रिक्शन के ऊपर आ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। कह रहा है मास ऑफ कितना ग्राम है भैया, नहीं किलोग्राम है तो, है ना। अ मास ऑफ 200 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है 1/√3, है ना। फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। कह रहा भैया कि आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस मास को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इस मास को इक्विलिब्रियम मतलब ये यहीं पर है, नी मूव करे यहां पे। तो अब एक चीज देखिए, आपको ग्रेटेस्ट फोर्स कब लगाना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ठीक है, तो आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट फोर्स लगाना है इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो एक बार बताओ, ये लीस्ट फोर्स कब लगेगा, सोचिए। लीस्ट फोर्स जब लगेगा जब आपका फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। समझ गए, समझ गए। लीस्ट फोर्स जब ही लगेगा ना जब आपका अप्लाई, देखिए सुन लीजिए, मान लीजिए क्या है 50 न्यूटन है, क्या है ये 50 न्यूटन है, ये लग गया आपका 20 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में रखना अगर, तो कितनी होनी चाहिए। अब नीचे यहां पे 50 है, ये 20 है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए 30 न्यूटन। अब यही देखिए, इसी डाटा को मैं नीचे कर रहा हूं, इसी डाटा को मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। देखिए आप ऊपर ले जा रहे हो उसको, ठीक है, समझ गए, समझ गए। ये फिसल के नीचे आ रहा है, सॉरी एक मिनट में, आप इसको ऊपर खींच रहे हो, जब ऊपर खींचोगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे। तो इस केस में अगर आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट या जीरो रखनी है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा वो इन दोनों के सम के बराबर लगेगा। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, अब 50, इसकी वैल्यू क्या थी और इसकी वैल्यू क्या थी। तो अब ये देखो ये कितना हो गया और ये कितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम रखने के लिए, 70। तो समझे मेरी बात को। जब आपका ब्लॉक, सुन लीजिए, नीचे स्लाइड कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, नीचे स्लाइड करने का मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा, इधर, और आप चाहते हो ये इक्विलिब्रियम में रहे, आप चाहते हो ये, तो भैया आपको फोर्स यहां पे लगाना पड़ेगा, यानी जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इस केस में आपका क्या लगेगा, लीस्ट फोर्स, क्या लगेगा। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद, तो भैया उस केस में क्या होगा कि भैया जब आप ऊपर खींचोगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे, ये भी क्या रहेगा नीचे। तो इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी, खुद ब खुद क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसे ध्यान रखना, काफी ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो भैया अगर आपकी बॉडी स्लाइड कर रही है नीचे, दोबारा बोल रहा हूं, स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो भैया फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर। फ्रिक्शन कहां लगेगा, एम जी साइन थीटा कहां लगेगा, नीचे। और अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपको अप्लाइड फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा। इस केस में आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए एट इक्विलिब्रियम एम जी साइन थीटा किसके बराबर होगा, F1 प्लस फ्रिक्शन। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, mg साइन थीटा माइनस एफ। पहले केस का अप्लाइड फोर्स ये हो गया, ठीक है। अब अगर बॉडी को आप ऊपर खींच रहे हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, F2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg साइन थीटा प्लस एफ। अब बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, mg साइन थीटा में से एफ को माइनस करोगे या mg साइन थीटा को प्लस करेंगे, किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो F2 इज ग्रेटर देन F1। समझ गए। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आ रखा है, ध्यान दीजिएगा इसके, ठीक है। वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखना इसमें एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ रखा है, बताना कहाँ गया ये, यार देखिए, तो दिल्ली 2006 में आया था ये वाला क्वेश्चन, इसको भी देखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन में, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है, ध्यान दीजिए भैया। कह रहा है बॉल ऑफ मास कितना है, 0.1 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। कितनी लंबी है स्ट्रिंग, 30 सेंटीमीटर। कीप द स्ट्रिंग ऑलवेज टॉट, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, स्प्रिंग हमेशा क्या हो, खींची हो, ठीक है। द बॉल डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। बॉल क्या करती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे पकड़ के ना, यहां से पकड़ा गया बॉल को और ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल कवर कर रही है जिसकी रेडियस क्या है, 15 सेंटीमीटर। क्या है, 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दी एंगुलर स्पीड, आपको क्या निकालनी है,
एंगुलर स्पीड निकालनी तो भैया एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, कि आपको पता है इसकी लंबाई क्या है, 30 सेंटीमीटर है। टेंशन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, बोलो हाँ। ये क्या है, इसको रिजॉल्व करोगे, अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा, तो ये टेंशन टी लग रहा है इधर, ठीक है, तो हमने रिजॉल्व किया इसको, इधर क्या आएगा टी, और इधर क्या आएगा टी। आपको पता है टी साइन थीटा कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ, तो इसका मतलब टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, टी साइन थीटा, एम वी क्या होता है, ओमेगा आर, अगर आपको याद होगा तो वी क्या होता है, याद नहीं याद है, मैंने बहुत सारे रिलेशन कराए थे, एल इक्वल्स में थीटा इंटू में आर, वी इक्वल्स टू में ओमेगा इंटू में आर, है ना, और ए इक्वल्स टू में अल्फा आर, ये सारे रिलेशन मैंने कराए थे। तो वी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ओमेगा, ओमेगा क्या है, अपॉन में नीचे क्या आ गया, आर आ गया, टी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये एम ओमेगा स्क्वायर, ये आर स्क्वायर था, नीचे एक आर था, तो एक आर कैंसिल हो गया, पहली इक्वेशन होगी। अच्छा एक चीज देखिए, टी कॉस थीटा के अपोजिट क्या लग रहा होगा, इस बॉडी का वेट, वेट कहां लग रहा है, एम जी, इसका मतलब क्या होगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स में क्या हो रहा है, वेट एम जी। ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन आपकी ये रखी है, और दूसरी इक्वेशन आपकी ये रखी है, दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो, तो क्या हुआ, टी कॉस थीटा डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में एम जी। एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, टी से टी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, टेन थीटा, क्या आ गया, टेन थीटा, और ये क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ओमेगा, क्या निकालना है, तो ये जी को दे लिया तो जी टेन थीटा, इस आर को दे लिया तो नीचे आर आएगा, और ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन में, अब देखिए जी की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 9.8, टेन थीटा नहीं पता, थीटा पता है क्या, क्या ये थीटा पता, मुझे नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी, अब आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको हाइपोटेनियस दे रखा है, आप क्या निकालोगे, आप क्या निकालोगे, इसका बेस निकाल लो, क्या निकाल लो, 15 और 30 क्या होगा, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 15, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, क्या आएगा, 775 आएगा ना, 775 कैसे आएगा, 675 आएगा, 775। अब साइन थीटा क्यों लेंगे, टेन थीटा निकालना वहां पे, सीधा मैं टेन की वैल्यू निकालूंगा वहां से, अब तो इनवर्स लगा के क्या फायदा, सीधा मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। 700 कितना आ रहा भैया, 775 आ गया, 775 आएगा, 275, 225 माइनस करो ना, अच्छा हाँ ये 900 है ना, सही, मैं सोच रहा हूँ 1000 है ये, 675, 675 का होता है अंडर रूट है, नहीं होता ना, चलो छोड़ो इसको, अब हमें पता लगा, देखिए सुन लीजिए, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा 15, और बेस क्या आपका 675। अब ये 675 वाली वैल्यूज को क्या करो, इसमें रख दो, पुट कर दो, जी आपको पता ही है रेडियस क्या है, 15 सेंटीमीटर है, डालो आंसर निकालो, 15 से 15 वैसे कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, 15 से 15 आपका कैंसिल होगा, फटाफट कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करो इसे, कॉपी कर लो वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं एक बार पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाओगे, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, एग्जांपल है, कह रहा बैंड इन अ लेवल रोड हैज द रेडियस ऑफ, एक टर्न है जिसकी रेडियस कितनी है, लेवल रोड पर, लेवल रोड है ये, बैंक रोड नहीं है, 100 मीटर, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, विच कार टर्न दिस बैंड में हैव द विदाउट स्किडिंग, बगैर स्किड किए, मतलब बगैर पलटे, आपको कोएफिशिएंट ऑफ वो दे रखा है, आपको कितना रखा है 0.8। तो भैया अगर आपको याद होगा, तो लेवल रोड पे अगर टर्न होता है, तो आपको पता भैया ये गाड़ी है, बॉडी है, तो जब ये टर्न करेगी ऐसे करके, तो जर कहां लगेगा, बाहर, देखो याद है ना, आपको बताया था मैंने, ये लेवल रोड है, और इस पे अगर गाड़ी टर्न कर रही है ऐसे करके, ऐसे करके टर्न कर रही है, तो जर कहां लगेगा, बाहर, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर, और यहां पर सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, जर किया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, एमवी स्क्वायर अपॉन में आर हो गया, है ना। तो आप देखिए फ्रिक्शन क्या होता है,
आपको पता है लेवल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, लेवल रोड पर आपका जो फ्रिक्शन फ्रिक्शन में होता है क्या, म्यू एन होता है ना, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो उस केस में एन की वैल्यू क्या होती है, एम जी के बराबर होती है अगर लेवल रोड पर है। इंक्लाइन रोड पर है तो एम जी कॉस थीटा, लेवल रोड है तो एम जी, बताया था मैंने परसों वर्चुअल क्लास में। तो म्यू एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी, ये क्या हुआ एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम से एम क्या हुआ कैंसिल हो गया, वेलोसिटी आ गई म्यू जी आर, और स्क्वायर इधर आ गया तो क्या हुआ अंडर रूट में आ गया। बेटा म्यू की वैल्यू कितनी रखी आपको, v इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू 0.8 दे रखी है, g की वैल्यू 9.8 होती है, और रेडियस कितनी है भैया 100 मीटर है। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो जाएगा, ये आ गया आपका। अब इसको आप एक बार में नहीं कर पाते, इतना आसान भी क्वेश्चन है क्या ये। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट याद है, बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, डेरिवेशन में साथ में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे भैया साइक्लिस्ट, उसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर का पर आवर का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड। ऑन द लेवल रोड टेक शार्प टर्न ऑफ द सर्कुलर रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी 3 मीटर, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, वो स्पीड नहीं रिड्यूस करा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा भैया 0.1 है ना। आपको निकालना क्या, विल द साइक्लिस्ट विल टेक द टर्न, क्या वो साइक्लिस्ट टर्न ले पाएगा। तो देखिए भैया सुन लीजिए, वो कितने चल रहा है 5 किलोमीटर से। अब मैं निकालूंगा, अब यहां पे देखो स्पीड भी पूछ रहा है क्वेश्चन, पता क्या कह रहा है, चल तो 5 से रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या वो 5 से वो टर्न ले पाएगा। अगर आप ये जब कैलकुलेशन करोगे, आपकी वेलोसिटी आ गई मान लो 6, तो यानी जिससे चल रहा है वो 6 से छोटा है, तो हाँ भाई आसानी से टर्न ले लेगा। अगर आप ये जैसे आपकी आ गई 4, क्या आ गई कैलकुलेशन करके 4, और ये चल कितने से रहा है, तो ये ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा चल रहा है, तो अब वो गिर जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ऑप्टिमम स्पीड निकालते हैं। साइक्लिस्ट वाला अगर आपको याद होगा, तो बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट मैंने इस तरीके से कराया था, आपको याद है, वेट कहां लगता था एमजी नीचे, ये होता था थीटा। देखिए बेटा नॉर्मल ये था, पहले नॉर्मल कहां था, यहां था, कितना एंगल, जितना एंगल यहां बना उतना एंगल यहां पे बना है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो क्या होगा एन कॉस थीटा, और ये क्या होगा एन साइन थीटा, याद है टर्न करते वक्त। तो इधर क्या होगा एन कॉस थीटा किसके बराबर है एम जी के, और एन साइन थीटा किसके बराबर है, सेंटर की तरफ लग रहा है, किसके बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के। ठीक है, यही है ना। विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड एंड विदाउट बेंडिंग, अच्छा विदाउट बेंडिंग है यार, यार बिगर बैंड किए कर रहा है वो। ठीक है, बिगर बैंड किए, ये बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का केस नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने कहा विदाउट बैंडिंग टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर इधर बैंड ही नहीं कर रहा यार ये। ठीक है, समझ गया आ रहा है, देखिए तो बैंड नहीं कर रहा, फॉलो वही लगा रखा है। विदाउट बैंडिंग मतलब आपका वो हो गया 0। बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला फॉर्मूला, बैंडिंग ऑफ द रोड वाला फॉर्मूला याद है आपको, जी आर tan थीटा प्लस म्यू था, क्या था फॉर्मूला, देखिए एक बारी बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का, और बैंकिंग ऑफ द रोड का, बैंकिंग ऑफ द रोड का फॉर्मूला देख, अब देख निकालूंगा फॉर्मूला। अबे बैंकिंग ऑफ द रोड का फॉर्मूला निकाल, पढ़ाई में ध्यान दे साले, कहीं पेलूंगा ना भैया। ये था क्या, ये था, हाँ अबे बैंकिंग ऑफ द रोड का फॉर्मूला यही है, बात छोड़। अब बैंड नहीं कर रहा वो, बैंड मतलब सीधा सीधा चल रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, क्या होगी, यहाँ पे थीटा 0 डाल दो, तो क्या होगा v इक्वल्स टू में जी आर, ये क्या हुआ tan 0 प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan 0 की पावर क्या आ गई, हाफ, बोलिए मत यार भाई, इधर ध्यान दो। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हुआ जी आर, ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ म्यू, है ना, नीचे क्या होगा 1 माइनस म्यू 0, और ये पावर क्या आ गई इसकी हाफ, है ना, ये हाफ आ गई। तो v इक्वल्स में क्या जाएगा
व्हीकल्स में क्या होगा, ये क्या होगा, जी आर म्यू की पावर क्या होगी। हाँ, अब आ गया फॉर्मूला सारा। ठीक है, तो जब बैंड नहीं करेगी ना, तो अब बैंकिंग ऑफ द रोड में थीटा की वैल्यू क्या लिख देना, जीरो। क्या कर देना, ठीक है। तो भैया बैंक नहीं करी तो आपका ही फॉर्मूला आ गया ना, म्यू इक्वल्स टू जी आर, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो जी की वैल्यू कितनी लिखी, 9.8। रेडियस कितना भैया सर्कल पाथ का, 3। ठीक है, और म्यू की वैल्यू कितनी रखी है आपको, 0.1। सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, सॉल्व करके कितना आएगा भैया, 1.715 है ना। इतनी आगे वो इतनी स्पीड चल रहा है। इतनी स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड उसकी इतनी होनी चाहिए, लेकिन वो चल किससे रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो यानी वो ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा चल रहा है, तो वो क्या करेगा, पलट जाएगा। तो लिखा हुआ है एज द एक्चुअल स्पीड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्पीड सो द साइक्लिस्ट विल स्लिप एंड टेकिंग द टर्न। जब वो वाइल टेकिंग द टर्न, जब टर्न ले रहा होगा तो क्या होगा, स्लिप करके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो क्या है, ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा है। मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1.7515, और वो चल कितने से रहा है, 5 से। ठीक है, ये तो ऐसी है। वर्टिकल सर्कल में आपको अगले चैप्टर में रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, ये तो उसी का ही है। तो ये भी सारे क्वेश्चन लिख दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए कंसेप्चुअल, भाई प्लीज बोलिए मत कोई। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में वही बताऊंगा जो प्रीवियस। व्हाई द पैसेंजर थ्रो फॉरवर्ड व्हेन द बस स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली, पता ना भैया, आगे क्यों भाग जाते हैं, पता क्या, अबे यार ये मक्खी ना, हट जा। ठीक है, ये वाला देखो, व्हाई डू द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, सेम क्वेश्चन है, पीछे की तरफ क्यों आते हैं। ठीक है, ये देखो, वी बीट द ब्लैंकेट बाय स्टिक्स टू रिमूव द पार्टिकल्स बाय, क्योंकि भैया ब्लैंकेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। जैसे ही मैं बीट करता हूं क्या होता है भैया, जो ब्लैंकेट होता है उस पर फोर्स लगने की वजह से ब्लैंकेट क्या होता है, आगे चले जाता है, और पार्टिकल इनर्शिया की वजह से क्या होते हैं, रेस्ट में आते हैं, और वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। NCERT, an astronaut incidentally gets thrown out his small spaceship accelerating in the interstellar space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट एट द स्टेट आफ्टर ही इज आउटसाइड द शिप। देखिए भाई क्या कह रहा है, शिप सुन लीजिए, शिप में एक एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है, वो किसी प्रकार से क्या हुआ, शिप से बाहर निकल गया। शिप कितनी तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है, तो कह रहा है कि जब एस्ट्रोनॉट बाहर निकल जाएगा शिप से, तो एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। पता है क्यों, क्योंकि भैया शिप के अंदर लगा इंजन, इंजन करा रहा है उसको एक्सेलरेट, और जैसे ही एस्ट्रोनॉट अलग हो जाता है शिप से, तो उसके अंदर तो इंजन नहीं लगा ना। ठीक है, तो वो एक्सेलरेट अब नहीं करेगा, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है भैया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो। एज्यूम देयर इज नो प्रोबेबिलिटी स्टार, वो बस हो गया। अगला को देखिए, ये देखिए, व्हाई आर द व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद द मड गार्ड। मड गार्ड याद है ना भैया, गाड़ियों में मड गार्ड क्यों लगे होते हैं, अरे यार भाई गाड़ियों में मड गार्ड क्यों लगे होते हैं, बता, मड गार्ड क्यों लगे होते हैं, गाड़ी में मड गार्ड क्यों लगे होते हैं। देखिए, जब पहिया घूमता है ना, तो जो उसमें डस्ट पार्टिकल चिपके होते हैं, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, जैसे ही पहिया घूमता है, उन मडगार्ड में जो पार्टिकल चिपके उनकी भी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। वो उनके पास इनर्शिया होता है, मास होता है, तो इसलिए अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेंगे, इसलिए क्या होंगे, वो फ्लाई करने लगते हैं। पहिया तो घूम जाता है, लेकिन जो पार्टिकल चिपके होते हैं वो नहीं घूम पाते, वो क्या होते हैं, पहिए से अलग हो जाते हैं। अगर मडगार्ड नहीं लगा होगा तो वो मडगार्ड के से जो मड निकलेगा वो आपको सजा देगा। ठीक है, इसलिए मडगार्ड लगा होता है। ठीक है, देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, सुन लीजिए भाई प्लीज। वही कह रहा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी डायरेक्टली इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस किससे डायरेक्टली है, टाइम के। तो भैया क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो भैया एक काम करो, पहले हमने लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट के। निकालो उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, डीएक्स अपॉन में, डीएक्स अपॉन में डी क्या होगी, के बाहर आएगा, डीटी का क्या होगा, वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो भैया एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। समझ गए, कुछ नहीं लग रहा। ये वाला क्वेश्चन देखिए,
व्हाई डू वी स्लिप ऑन द रेनी डे? हम रेनी डे में स्लिप क्यों कर जाते हैं? सुन लीजिए, रेनी डे में आप स्लिप क्यों कर जाते हो? हाँ, फ्रिक्शन क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। इसलिए क्या होता है भैया? ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ ऑन द रेनी डे वी गेट वेट ग्राउंड बिकम वेरी स्मूथ द फ्रिक्शन बिटवीन द आवर फीट। ये तो कोई बता देगा जिसने फिजिक्स भी नहीं पढ़ी होगी। अगला बता, ये वाला देखिए, देखिए अ हॉर्स हैज टू अप्लाई मोर फोर्स टू स्टार्ट अ कार्ट देन दी कीप टू भाई प्लीज। अ हॉर्स हैज टू, घोड़े को अधिक फोर्स लगाना पड़ता है कार्ट को चलाने के लिए एज कंपेयर टू। क्यों? क्योंकि भैया जब कार्ट जब स्टार्टिंग होती है तो उस वक्त कार्ट का इनर्शिया क्या होता है? हाँ? जीरो नहीं होता। पागल है क्या? का इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहता है। कार्ट का इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और घोड़ा चला करके उसकी स्ट्रेट चेंज करने का, उस इनर्शिया को चेंज करने का प्रयास करता है। इनर्शिया को चेंज करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब कार्ट मूव करने लगता है तो उसका इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। और कार्ट भी क्या कर रहा है? मोशन में रखने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा? उसको लेस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वही लिखा होगा, आंसर भी पढ़ लीजिए। लिखा ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज मोशन द हॉर्स हैज टू बी वर्क डन अगेंस्ट द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है भैया। क्योंकि रुका होता ना, तो भैया लगाएगा फोर्स, अप्लाइड फोर्स लगाता जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, अप्लाइड फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, अप्लाइड फोर्स लगाएगा, मैक्सिमम कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? लिमिटिंग। उसके बाद जब घोड़ा चलने लगे तो फ्रिक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। आपको पता है काइनेटिक हो जाता है। क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है भैया। और काइनेटिक फ्रिक्शन जब कम हो जाएगा तो उसको एफर्ट्स भी क्या लगाने पड़ेंगे, ठीक है। रेस्ट में रहेगा, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। बाकी दोनों रीजन जो मैं बता रहा हूं वही है, ठीक है। ये ज्यादा सिंपल सा आंसर है कि जब गाड़ी रेस्ट में, आपको पता है सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है? लिमिटिंग। क्या होता है? जब रेस्ट में रहता है कार्ड तो भैया उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब मोशन में आता है तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होता है? तो इसलिए लगाया गया फोर्स भी क्या होगा? लिमिटिंग वाले केस में ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ज्यादा अच्छा आंसर है, ठीक है। ये देखो कितनी बार आ रखा, सोचो। ये वाला क्वेश्चन मैंने कह रखा है भैया, बहुत बार रखा है। क्या कह रहा है? अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड टू कैच द बॉल सेफली, एक्सप्लेन व्हाई। क्यों भैया? वही कह रहा है, जब कैच बॉल को पीछे करेगा, हाथ लेके पीछे करेगा, तो बॉल और उसके हाथ के बीच का टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ने के साथ ही लगने वाला फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो लगने वाला फोर्स कम हो गया, ठीक है। ये वाला भी देखिए, इट इज इजी टू कैच अ टेबल टेनिस बॉल देन द क्रिकेट बॉल इवन बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। पता क्यों? देखिए, आपने क्रिकेट बॉल देखी है, लेदर की होती है, टाइट होती है, वो पिचकती नहीं है, ठीक है। उसको कैच करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू कॉस्को वाली बॉल देखिए जो पिचकती है। रीजन बड़ा सिंपल था भैया, जो क्रिकेट की बॉल होती है पिचकती नहीं है, इसलिए टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है आपका हाथ के साथ, उसका बड़ा कम होता है। तुरंत आपके साथ क्या होती है? रेस्ट में आती है। टाइम ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा क्रिकेट बॉल का, तो हाथ में चोट लगने की संभावना क्या होगी? इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्रिकेट बॉल को हाथ में लेकर के हाथ को क्या करते हैं? पीछे करते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन टेनिस बॉल में खूबी होती है कि खुद ही पिचक जाती है। जब पिचकेगी तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? आपके हाथ में कम लग जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आ भी रखा है, मैं बता दे रहा हूं पहले आपको, ठीक है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मास m डिस्क्राइब बाय द y इक्वल्स टू इतना दे रखा है। फाइंड द फोर्स, आपको फोर्स निकालना है। तो भैया एक काम करो, y दे रखा है, फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स क्या होता है? मास इनटू में क्या, हमें मास दे रखा है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं दे रखा, लेकिन y की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करते हैं? एक्सीलरेशन निकालते हो, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। पहली बार डिफरेंशिएट करते क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी। इसको करो u बाहर dt अपॉन में dt, हाफ जी बाहर क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, अंदर क्या होगा? dt स्क्वायर अपॉन में। तो बेटा वेलोसिटी क्या आएगी? u, इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस हाफ जी, टी स्क्वायर क्या होता है? 2t। तो भैया वेलोसिटी आ गई आपकी u प्लस हाफ, दो से दो कैंसिल हो गया, क्या आ गया? जीटी आ गया। ये वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? डीवी अपॉन में इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसको करोगे डिफरेंशिएट क्या आएगा? जीरो। जी बाहर आएगा, ठीक है। क्या होगा? डीटी अपॉन में dt, क्या हो जाएगा आपका? 1। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? जी। क्या आ गया? एक्सेलरेशन जी आ गया। एक्सेलरेशन आपका जी, तो आपका फोर्स क्या होगा? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखी जी? तो आपका फोर्स आ गया इतना mg, ठीक है। देखिए, कल मॉर्निंग में भी इसके क्वेश्चन कराऊंगा, कल फिर नया चैप्टर का ही चालू करूं, है ना।
कल नया चैप्टर करने चल। हाँ 2 मिनट हो गया बस। भैया इतने टाइम पे क्लास थोड़ी स्टार्ट करेंगे, कम से कम भैया क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट होगी, क्योंकि उन्हें पता बच्चे दूर दूर से आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रखा है, एनसीईआरटी के मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया, द पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड, बता दिया भैया आपको क्यों आगे बढ़ते हैं, क्या के जाते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्रिकेट प्लेयर बॉल कैच करते वक्त अपने हाथ को पीछे क्यों करता है, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, और टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला कह रहा है भैया, व्हाई आर द बॉल बेरिंग्स यूज्ड टू मशीनरी, मशीनरी में बॉल बेरिंग क्यों इस्तेमाल किया, टू रिड्यूस दी फ्रिक्शन। ठीक है, व्हाई हॉर्स हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू स्टार्ट द कार्ट, क्योंकि भैया जब कार्ट रेस्ट में रहता है तो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है, और जब कार्ट मोशन में होता है तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करता है। विच फ्रिक्शन इज ग्रेटर, बता भैया, समझ गया भैया। ये सब जेई वाले क्वेश्चन है। चलो भैया एनसीईआरटी आते हैं भाई, देखिए प्लीज, बाहर बाहर अभी बाहर अभी बाहर, नहीं, रूल इज रूल, एक्स्ट्रा पढ़ लेगी वो, फीस थोड़ी ना दे रही हो, फीस थोड़ी ना दे रही हो, सॉरी, बेटा बहुत अच्छी लड़की है पढ़ने में। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, आपको नेट फोर्स की डायरेक्शन देनी है। ठीक है भैया, पहले देखिए, अ ड्रॉप ऑफ द रेन फॉलिंग डाउनवर्ड इज द कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो भैया नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, याद है, मास इनटू में, यही होती है ना। अगर भैया नेट फोर्स जीरो है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, खत्म। अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ठीक है भैया, एक वो थर्माकोल ले लो, वो पानी में तैर रहा है, तो नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा, अपवर्ड लग रहा होगा, अब फ्लोट कर रहा है ना, नहीं नहीं, नेट फोर्स जीरो है ना, अगर ज्यादा फोर्स लगता तो ऊपर चले जाता, कम फोर्स लगता तो नीचे ले आता, वो फ्लोट कर रहा है एक ही जगह पर, तो इसका मतलब क्या भी है वो, समझ गया, जीरो फोर्स है। अ नाइफ, ओ भाई प्लीज प्लीज बोलिए मत भाई प्लीज, अ नाइफ स्किलफुल हेल्ड स्टेशनरी इन द, स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, अच्छा काइट है ये ना, नाइफ बोल रहा हूं मैं, काइट है। एक पतंग जो होती है वैसे हवा में ऐसी, क्या शून्य पतंग कहते हैं ना, शून्य कहते हैं, शून्य बिल्कुल, तो वो रहती है, उसमें भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि जो मंजा टेंशन लगाएगा उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, हवा ऊपर, हवा लगाएगी ऊपर फोर्स, मंजा लगाएगा नीचे फोर्स, एकदम एकदम क्या है, शून्य है, अब साले शून्य है। ठीक है, अंग्रेज अंग्रेज बन रहा है, देख रहा है सन्नगर में होकर अंग्रेज बन रहा है, नहीं अभी नहीं, अभी हाथ मत छोड़। ठीक है, तो भैया नेट फोर्स क्या होगा, काइट पे भी क्या होगा, जीरो। A car moving with a constant, भैया velocity constant, net force फिर क्या होगा, जीरो। A high speed electron in a space from the all gravitational object and free to electric field and magnetic field. A high speed electron in the space far from all gravitational object and free, एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है क्योंकि भैया उसके पास थोड़ा बहुत मास होता है। कह रहा है इन सबसे दूर है और वो चल रहा है, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है, लेकिन वो ऐसे रीजन में चल रहा है जहां पर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, और ना ही ग्रेविटेशन फील्ड है। बताइए उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो ही लगेगा भैया, क्योंकि वो अगर सबसे दूर है तो यही चीजें तो इसके ऊपर फोर्स लगाती है, अब ये है ही नहीं तो फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है अभी आप जाओ, ठीक है, वरना दूर देर रहेगी आप लोग, ठीक है, मिलता है अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।